सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है कर्ता यानी कार्य करने वाला, सब्जेक्ट प्लस धातु यानी क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं। यानी कर्ता रहेगा, धातु क्रिया रहेगी और उसमें ता है, ती है जुड़ा रहेगा। जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह सोती है, वह नाचती है, वह गाती है। इस तरह से पहचान में जब भी रहेगा तो मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं जुड़ा रहता है। जैसे वह पढ़ती है तो पढ़ना जो है वह मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है और इसके अंत में ता है, ती है जुड़ा रहता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं जुड़ा रहता है। बनाने का नियम रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी V5 का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। वह पढ़ती है तो सी रीड्स, हम लोग पढ़ते हैं तो वी रीड, वे लोग यहाँ काम करते हैं तो दे वर्क हियर। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ V5 का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि नाउन जिस तरह से सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस जोड़ते हैं। बुक है तो बुक्स, पेन है तो पेन्स, परंतु वर्ब सब प्लूरल फॉर्म में रहता है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। जैसे वह पढ़ती है तो वह जो है सिंगुलर है सी, और पढ़ना जो है वर्ब को एस लगा के इसको सिंगुलर बनाते हैं। इसी कारण से वर्ब के अंत में एस जोड़ते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस उसके अंत में जोड़ा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट को एस से सूचित करते हैं, वर्ब को भी से सूचित करते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ से सूचित करते हैं। तो निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू किसके साथ लगाते हैं, डज किसके साथ लगाते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ती है तो वह के यहाँ पर सी के साथ डज देंगे, सी डज नॉट रीड। हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वी डू नॉट लिव हेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव रहे अगर वाक्य तो पहला इसका यस नो क्वेश्चन जिसको हाँ ना में जवाब दिया जा सके तो सबसे पहले डू या डज देंगे प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे, नॉट लगा रहे वाक्य में तो नॉट देंगे, उसके बाद प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या आप लोग पढ़ते हैं, यस नो क्वेश्चन है, हाँ हम लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो हाँ ना में जवाब दिया जा सके। तो क्या आप लोग पढ़ते हैं तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू यू रीड। डू डज में यू के साथ जो है डू लगेगा, डू यू रीड इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरा, क्या वह यहाँ नहीं रहती है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डज सी नॉट लिव हियर। WH वर्ड रहे, दूसरा WH वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ रहे, उसके बाद डू या डज देंगे, सब्जेक्ट प्लस वाक्य में नॉट निगेटिव रहे वाक्य तो नॉट लगाएंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे पहला है कि वह क्यों नहीं पढ़ती है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डज सी नॉट रीड। WH वर्ड क्यों है तो WH वर्ड व्हाई देंगे, उसके बाद ही के सी के साथ डज लगेगा तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे सी, उसके बाद नॉट लगा हुआ है तो नॉट देंगे और रीड अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। व्हाई डज सी नॉट रीड इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरा, वह कहाँ रहती है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर डज सी लिव। उसी प्रकार से वह किसे पसंद करती है तो whom डज सी लाइक। वह किसे पसंद करती है तो whom डज सी लाइक इसका ट्रांसलेशन। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो पहला इसका है प्रयोग की टू शो अ यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य को दिखलाने के लिए
हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। शाश्वत सत्य, जैसे सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में उगता था, है और रहेगा, ये शाश्वत सत्य हमेशा हमेशा। तो शाश्वत सत्य को दिखलाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये शाश्वत सत्य है कि घूमती थी, है और रहेगी। तो तीसरा, द स्टार्स डॉट 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 इन द स्काई, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 12 या 10 एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 4 गो ऑप्शन दिया है, ट्विंकल होगा, ट्विंकल्स होगा, ट्विंकलिंग होगा, नन। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टार्स, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर V1 देंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर स्टार्स प्लूरल है, तो इसके कारण जो है ये ऑप्शन सही रहेगा, ट्विंकल ही होगा। चौथा क्वेश्चन, वाटर डॉट 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 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो यहाँ पर वाटर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर बॉयल्स, बी ऑप्शन ही सही रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रयोग, टू शो अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, किसी के वर्तमान की आदत को बतलाने में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर रहे कि द हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल, हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं, या ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह चीनी के बगैर चाय पीता है। और तीसरा, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह 6 बजे जाग जाता हूँ। तो किसी के भी वर्तमान की आदत को बतलाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वह झूठ बोलती है तो शी टेल्स अ लाई, वह सच बोलता है तो ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह धूम्रपान करता है तो ही स्मोक्स। इस तरह से जो है किसी के वर्तमान की आदत को दिखलाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा, कुछ एडवर्ब है जिससे यह पता चल जाता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। कुछ एडवर्ब है जिसके आने पर है ना, जो वर्तमान की आदत को दिखलाए तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। इस एडवर्ब पर आधारित 10th और 12 के बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऑलवेज, जिसका अर्थ होता है हमेशा, नेवर, जिसका अर्थ होता है कभी नहीं, ऑफन, प्रायः या अक्सर, इसका अर्थ होता है डेली माने रोज, एवरीडे माने प्रतिदिन, यूजुअली माने प्रायः, रेयरली माने शायद ही, सेल्डम माने कभी कभार, समटाइम्स माने कभी कभी। etc आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। कहता है कि इस सब एडवर्ब जब आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है जब यह आकर सेंटेंस में किसी के वर्तमान की आदत को दिखलाए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सी ऑलवेज डॉट 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 मी, वह हमेशा मेरी मदद करती है, तो यहाँ पर ऑलवेज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेल्प्स, सी के साथ V5 लगता है, यानी हेल्प नहीं देकर हेल्प्स यहाँ देंगे। दूसरा सेंटेंस है सी नेवर डॉट 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 अ लाई, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि नेवर एडवर्ब जुड़ा हुआ है, वह कभी नहीं झूठ बोलती है, ये भी अब किसी के वर्तमान की आदत को बतला रहा है कि वह कभी नहीं झूठ बोलती है, तो यहाँ पर सी लगा हुआ है, यहाँ पर टेल्स ही होगा क्योंकि सी के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। तीसरा सेंटेंस, ही यूजुअली डॉट 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 हेयर एट नाइट, वह अक्सर रात में जो है यहाँ आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही के साथ V5 सी कम्स होगा, सी। चौथा, माई मदर रेयरली डॉट 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 अ लाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रेयरली जुड़ा हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मेरी माँ शायद ही कभी झूठ बोलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टेल्स होगा। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में चौथा पॉइंट कहता है कि टू शो अ 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान, जब कोई कार्य भविष्य में 99% तक निश्चित हो तो उसको दर्शाने के लिए, दिखलाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्य में प्राय एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है कल, अगले साल, सोमवार को, इस तरह का एडवर्ब ऑफ टाइम इस वाक्य में अक्सर देखने को मिलता है। जैसे पहला सेंटेंस है कि मोदी जी अगले महीने नेपाल जाएंगे,
तो यहाँ पर इसका फिक्स कर दिया गया कि अगले महीने वह नेपाल जाएंगे। तो कार्य भविष्य में 99% तक निश्चित है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। मोदी जी विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ, या कहेंगे कि प्रधानमंत्री कल ही आएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। कुछ ट्रांसलेशन यहाँ देख लेते हैं। अक्सर 12 और 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछता है इस तरह का ट्रांसलेशन टाइप। फर्स्ट, वह पढ़ना चाहती है। तो देखते हैं कि इस वाक्य की क्रिया के अंत में ताहत ये जुड़ा हुआ है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन इस सेंटेंस में दो क्रिया आई हुई है, पढ़ना और चाहना। तो पहली क्रिया देने के बाद दूसरी क्रिया को टू लगा कर रखेंगे। वह पढ़ना चाहती है तो सी वांट्स, और दूसरी क्रिया को टू रीड, यानी रूल सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। कोई भी दूसरी क्रिया रहे, वांट रहे, ट्राई रहे, तो इस तरह रहे, तो उसके बाद टू देंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह पढ़ना नहीं चाहती, निगेटिव है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में डू या डज लगता है, तो सी डज नॉट वांट टू रीड, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। टाइप सेकेंड, अब वह तैरना जानती है या वह तैरना जानता है। तो इस सेंटेंस से यह बोध हो रहा है कि कार्य की रीति विधि का, कि कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहली क्रिया देने के बाद दूसरी क्रिया को ऐसे सेंटेंस में हाउ टू लगा कर रखते हैं। जैसे वह तैरना जानता है तो ही नोज हाउ टू स्विम, यानी रूल सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे उसे कार चलाना आता है, तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी वह जानता है कि कैसे कार चलाई जाती है। तो पहली नो जब भी आए जानना, तो पहली क्रिया देने के बाद दूसरी क्रिया को हाउ टू लगा कर रखते हैं। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, और कंटिन्यू माने जारी रहना। कंटिन्यू से कंटिन्यूअस, लगातार जारी रहना, यानी वर्तमान में कोई कार्य जारी रहे तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्तमान यानी जो समय अभी चल रहा है, तो वर्तमान में कोई कार्य कंटिन्यू रहे, जारी रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, परिभाषा, कि अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन इज केप्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई कार्य वर्तमान में कंटिन्यू हो, जारी हो, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है, सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। तो इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सूरज आकाश में चमक रहा है, तो द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है केवल नॉट जुड़ जाता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह चाय नहीं पी रही है, तो सी इज नॉट टेकिंग टी। इंट्रोगेटिव में पहला पॉइंट यस नो क्वेश्चन, जिसको हाँ ना में जवाब दिया जा सके, तो उसको बनाने का नियम है ईजेमार प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नॉट लगा रहे, निगेटिव रहे वाक्य, तो नॉट देंगे प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देंगे। जैसे क्या बच्चा रो रहा है, तो क्या बच्चा रो रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज द बेबी क्राइंग। और दूसरा कि WH वर्ड रहे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ रहे, तो उसके बाद ईजे मार देंगे सब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो नॉट देंगे प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे बच्चा क्यों रो रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई द बेबी क्राइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान भी सेंटेंस पहचानने में कुछ मदद मिलती है। जैसे पहचान इसका होता है कि कर्ता यानी कार्य करने वाला सब्जेक्ट कर्ता रहे, सब्जेक्ट रहे प्लस धातु यानी क्रिया रहे, और रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ा रहता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रही है, वह नाच रही है, वह गा रही है। इस तरह का वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलता है। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज रीडिंग। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। जैसे वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज नॉट हेल्पिंग मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला यस नो क्वेश्चन, जिसका हाँ ना में जवाब दिया जा सके, ईजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य में इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो नॉट देंगे प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही नॉट हेल्पिंग यू। और दूसरा WH वर्ड रहे,
तो WH वर्ड के बाद इजे मार देंगे प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहे वाक्य में तो नॉट देंगे प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस है कि वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई ही नॉट हेल्पिंग यू। जैसे दूसरा हो जाएगा कि वह घर पर क्या कर रही है, तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है, वाट है, तो वाट इज सी डूइंग एट होम, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो पहला है कि अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन इज केप्ट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो कार्य वर्तमान में कंटिन्यू हो, जारी हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बंदर पेड़ पर बैठा है तो हम देख रहे हैं कि बोल रहे हैं और बंदर के बैठने का कार्य पेड़ पर जारी है, तो उसका अनुवाद जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। अक्सर पहले देख चुके कि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वाक्य के क्रिया के अंत में रहा रही जुड़ा रहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा हर सेंटेंस में देखने को नहीं मिलता है। वह केवल जो है विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत मदद मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने में, बट जो है अक्सर देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही जुड़ा रहता है, लेकिन सभी सेंटेंस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसका बोल रहे हैं और बैठने का कार्य जारी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। दूसरा, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, तो देख रहे हैं कि भिखारी बोल रहे हैं और भिखारी का दरवाजे पर खड़ा होने का कार्य जारी है, तो बोलते समय कार्य जारी रहे तो उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। दूसरा, वह घोड़े पर सवार है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि वह घोड़े पर सवार है। टाइम, क्योंकि इसका नाम ही होता है टाइम एंड टेंस, तो टेंस को पहचानने के लिए टाइम की आवश्यकता पड़ती है, न कि ताहती है, चुका चुकी है, रहा रही है की आवश्यकता पड़ती है। टाइम देखा जाता है कि समय कार्य कब हो रहा है। वह घोड़े पर सवार है, बोल रहे हैं कार्य घोड़े पर सवार होने का जारी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा पॉइंट, कुछ एडवर्ब रहता है जिससे जो है ये बड़ी एग्जाम में जो है 10 और 12 के एग्जाम में इस एडवर्ब पर आधारित जो है प्रश्न अक्सर आता है, तो एडवर्ब को देखकर ही पहचान लेते हैं कि यह वाक्य जो है किस टेंस का है। जैसे नाउ रहे, नाउ का अर्थ होता है अभी, दिस टाइम इस समय, दिस डेज आजकल, नाउअडेज इन दिनों, एट द मोमेंट इस क्षण, इस पल, दिस मॉर्निंग आज सुबह, एट प्रेजेंट यानी अभी, दिस इवनिंग आज शाम को, इट इज आर केप्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन। इस सब एडवर्ब को रहने पर इस सब एडवर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तब रखा जाता है जब कोई कार्य वर्तमान में जारी हो। तो अगर वाक्य से यह पता चले कि ये कार्य जो है अभी वर्तमान समय में जारी है, तो इस सब एडवर्ब रहने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल, ही डॉट 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 अ नोवेल नाउ, तो यहाँ पर नाउ लगा हुआ है और नाउ लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, बी होगा। ही इज रीडिंग अ नोवेल, वह उपन्यास पढ़ रहा है। दूसरा, मिस्टर झा डॉट 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 मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी एट प्रेजेंट एडवर्ब लगा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य इज टीचिंग होगा। मिस्टर झा जो हैं अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इज टीचिंग होगा। तीसरा, सी डॉट 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 अ स्वेटर एट द मोमेंट, वह इस पल जो है इस क्षण स्वेटर बुन रही है, तो एट द मोमेंट लगा हुआ एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य इज नीटिंग होगा, ये ऑप्शन। और चौथा, दे डॉट 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 द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर दिस मॉर्निंग लगा हुआ है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर ये आर वाशिंग ही होगा। तीसरा कहता है कि कुछ वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्राय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। जैसे सी देखना, हियर सुनना, स्मेल महकना या सूंघना, नो जानना टेस्ट चखना, लव प्यार करना, लाइक पसंद करना, सीम या अपीयर मालूम पड़ना या प्रतीत होना, हेट नफरत करना, थिंक सोचना, फील महसूस करना, लुक देखना, डाउट माने संदेह करना, बिलीव माने विश्वास करना, होप माने आशा करना, अंडरस्टैंड माने समझना और प्रीफर माने पसंद करना। तो इस तरह के
यदि वर्ब जो आए तो इसमें प्रायः जो है प्रेजेंट आईएनजी लगाते नहीं है। जैसे पहला सेंटेंस है कि सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरह से जान रही है। तो यहाँ पर इज नोइंग कहना गलत होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी नोज हिम वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरह से जान रही है। हिंदी में कह सकते हैं कि वह उसे अच्छी तरह से जानती है या वह उसे अच्छी तरह से जान रही है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे इसको, नो में आईएनजी नहीं लगाते हैं। दूसरा ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वह इसे समझ रहा है, तो अंडरस्टैंड में यहाँ आईएनजी नहीं लगाते, इसका ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे ही अंडरस्टैंड्स इट। तीसरा आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, मुझे लग रहा है कि आप जो है सही हैं, तो फीलिंग में आईएनजी नहीं लगाएंगे, आई फील दैट यू आर राइट। हाँ, तबीयत पूछने में कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो, तो तबीयत पूछने में यहाँ पर फील के साथ आईएनजी लगता है, पर इस सेंटेंस में नहीं लगेगा। जैसे चौथा दैट गर्ल इज लुकिंग ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर लग रही है, तो यहाँ पर इज लुकिंग न कह के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल। पांचवा ही इज अपियरिंग टू बी सैड, वह उदास लग रहा है, तो अपियर में आईएनजी नहीं लगाते हैं, ही अपियर्स टू बी सैड, इसका सही एथी हो जाएगा। चौथा पॉइंट, टू शो अ 50% सर्टेन फ्यूचर प्लान, जब कोई कार्य भविष्य में 50% निश्चित हो तो ऐसे वाक्य में सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगले साल एक कार खरीद रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन है आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, या फ्यूचर अगले साल। तो यानी अगर कोई कार्य भविष्य में 50% निश्चित हो तो उसको दिखलाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस ही इज गोइंग टू पटना टू नाइट, वह आज की रात पटना जा रहा है। चाहे तीसरा सी इज गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है। तो ये सारे जो है फ्यूचर प्लान यानी भविष्य में होने वाले कार्य हैं, तो इस सब का जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको है, इसका डेफिनेशन परिभाषा था अ पास्ट कंप्लीटेड एक्शन हैविंग इट्स इफेक्ट इन ऑन प्रेजेंट इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कोई कार्य जो भूतकाल में कंप्लीट यानी पूरा हो गया हो परंतु अपना प्रभाव वर्तमान समय में रख रहा हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, तो प्रभाव है वर्तमान में कि अब खून बह रही है, तो इसका अनुवाद जो है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं ही हैज कट हिज फिंगर। और दूसरा कि उसने अपना काम समाप्त कर ली है, तो यहाँ पर जो है सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तीसरा माई डाउटर हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, मेरी बेटी सारी सेब को खा ली है, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि कार्य हो गया है लेकिन इसका प्रभाव जो है वर्तमान समय में है, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद जो है अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम अक्सर जो है कर्ता यानी कार्य करने वाला धातु यानी क्रिया और उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जुड़ा रहेगा। जैसे वह पढ़ चुका है, वह अपना काम समाप्त कर चुकी है, या वह खाना बना चुकी है, तो इस तरह से सेंटेंस देखने को मिलता है। दूसरा पहचान कर्ता प्लस धातु प्लस आ है, ई है, ए है। जैसे वह पढ़ लिया है, वह खाना खा ली है, वे लोग चले गए हैं, तो इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलता है। इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भीतर प्लस सब्जेक्ट। जिससे वह बाजार गया है तो ही हैज गॉन टू मार्केट, सब्जेक्ट देंगे, ही के साथ हैज लगता है, गॉन टू मार्केट। तो किसके साथ यहाँ पर हैज प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे, तो उसी तरह से जिसके साथ V5 लगता था ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ, उसके साथ V5 जिसके साथ लगाते उसके साथ हैज लगाएंगे, और बाकी सब के साथ आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर जो भी है उस सब में हैव का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस भीतर प्लस अदर वर्ड। जैसे वह मेरी मदद नहीं की है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी हैज नॉट हेल्प्ड मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला यस नो क्वेश्चन जिसका हाँ ना का जवाब दिया जा सके, हाँ और ना में जवाब दिया जा सके।
तो इसका रूल है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इंट्रो, बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तो नॉट देंगे, नहीं रहे तो नहीं देंगे, प्लस भी थर्ड प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देंगे। जैसे क्या वह पत्र लिखी है, तो यहाँ पर हैज सी रिटेन अ लेटर, इसका अनुवाद हो जाएगा। दूसरा WH वर्ड व्हाट वाई व्हेन वेयर हु हाउ जो भी रहे प्लस उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, वाक्य में नॉट रहे तो देंगे नॉट प्लस भी थर्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे वह क्यों तुम्हारी मदद नहीं किया है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई हैज ही नॉट हेल्प्ड यू। हम नेक्स्ट पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर ट्रिक यानी कुछ एडवर्ब रहता है जिसको देखकर ही पता चल जाता है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे एट अब तक या अभी तक, जस्ट अभी अभी या तुरंत, जस्ट नाउ ठीक अभी, अप टू नाउ माने अभी तक, ऑलरेडी माने पहले ही, सो फार माने अब तक, रिसेंटली माने हाल में। ETC आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन। जब कोई कार्य पूरा हो गया है तो इस सब को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो इस एडवर्ब पर आधारित जो है प्रश्न जो है 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है। जैसे पहला कि सी डॉट 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 नॉट गॉन एट, तो वह अब तक नहीं गई है, तो एट लगा हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, सी के साथ हैज ही लगेगा यानी सी ऑप्शन होगा। और दूसरा द ट्रेन डॉट 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 जस्ट नाउ, ट्रेन जस्ट बस अभी खुली है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जस्ट नाउ लगा हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी हैज यहाँ पर बी ऑप्शन हैज स्टार्टेड होगा कि द ट्रेन हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ, ट्रेन बस अभी खुली है। तीसरा सेंटेंस में कि यहाँ हैव यू एवर डॉट 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 द ताजमहल, तो यहाँ देख रहे हैं कि एवर कभी जुड़ा हुआ है, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, तो हैव यानी यहाँ सी सीन होगा, भी थर्ड ही लगेगा। चौथा मनीष हैज नॉट डॉट 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 हिज वर्क अप टू नाउ, मनीष अब तक अपना काम समाप्त नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, तो यानी अप टू नाउ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैज भी थर्ड ही देंगे, यहाँ पर बी कंप्लीटेड ही होगा। अब देखते हैं कि कुछ एडवर्ब जो है वाक्य में आ जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ रखें, वाक्य के अंत में रखें या वाक्य के बीच में रखें। तो जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, जस्ट, ऑफन, ऑलरेडी का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले करते हैं। जैसे वह अभी अभी यहाँ से गई है, तो ये इसका ट्रांसलेशन है या सी हैज जस्ट गॉन फ्रॉम हियर। अब जस्ट का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले करते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि मैं पहले ही अपना काम पूरा कर लिया हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाए आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क या आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पर ऑलरेडी का प्रयोग जो है हैज हैव एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले रखते हैं। जैसे वह अक्सर मुझे धोखा दी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी हैज ऑफन चीटेड मी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, परफेक्ट माने निश्चित, कंटिन्यू माने जारी रहना, यानी कोई कार्य वर्तमान में जारी रहे परंतु उसके साथ टाइम दिया रहे, निश्चित रहे। वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से खेल रही है, वह 2 दिनों से यहाँ आ रही है, इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलता है। इसका पहचान अक्सर जो है कर्ता यानी कार्य करने वाला, धातु यानी क्रिया और इसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे जुड़ा रहता है। जैसे वह पढ़ता रहा है, वह काम करती रही है, वह खेलती रही है, इस तरह से देखने को मिलता है सेंटेंस। दूसरा कि जब वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे तथा साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ टाइम रहे, यानी सुबह से 10 बजे से 2024 से ETC लगा रहे, तब उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। केवल रहा रही है लगा रहे, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन टाइम जुड़ जाए कि वह सुबह से खेल रहा है, वह 10 बजे से पढ़ रही है, तो उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाया जाता है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे वह सुबह से काम कर रही है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और निगेटिव सेंटेंस का इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days।
इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन जिसको हाँ ना में जवाब दिया जा सके, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, वाक्य में नॉट रहे तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाँ या ना में इसको जवाब दे सकते हैं, यानी इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन में है तो हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वेट के साथ हमेशा फॉर आता है प्रीपोजिशन में, तो हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या वह मेरा सुबह से इंतजार कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरा WH वर्ड रहे, व्हाट वाई व्हेन वेयर हु हाउ रहे, तो उसके बाद हैज हैव देंगे, सब्जेक्ट वाक्य में नॉट रहे तो देंगे नॉट, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे बच्चा बहुत देर से क्यों रो रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई हैज द बेबी बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम माने बहुत देर से। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका पहला है कि अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन फॉर सम मेंशन टाइम इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई कार्य वर्तमान में जारी रहे फॉर सम मेंशन टाइम, लेकिन कुछ उल्लेखित समय से जारी रहे, यानी जब कोई कार्य वर्तमान में कुछ उल्लेखित समय से जारी रहे तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह 1 घंटे से यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ पर काम जारी है काम करना, लेकिन टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे से, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर एन आवर। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दूसरा पॉइंट, ट्रिक वर्ब रहे प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम रहे, तो इसका जब वर्ब और फॉर या सिंस प्लस टाइम रहे तो इसका जो है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये वर्ब प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम 4 गो में ही आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे पहला सेंटेंस है ईट डॉट 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 फॉर एन आवर, 1 घंटे से वर्षा हो रही है, तो यहाँ फॉर लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, हैज बीन रेनिंग। दूसरा सेंटेंस है आई डॉट 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 सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डॉट 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 सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सीन लगा हुआ फॉर या सिंस, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी दूसरा हैव नॉट सीन होगा, आई हैव नॉट सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से उसे देखा नहीं हूँ, और सी में ING लगता नहीं है, इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा बनेगा। तीसरा सेंटेंस है कि दे डॉट 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 हियर फॉर 2 इयर्स, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हैव बीन वर्किंग होगा कि वे लोग 2 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। आर वर्किंग के साथ फॉर या सिंस प्लस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आता है, ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। चौथा आई डॉट 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 इन द स्कूल फॉर 5 इयर्स, तो यहाँ पर फॉर प्लस टाइम जुड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन टीचिंग, मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। और पांचवा गुड़िया डॉट 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 अ सॉन्ग फॉर एन आवर, तो फॉर प्लस टाइम जुड़ा हुआ है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैज बीन सिंगिंग, इसका सही ऑप्शन होगा। यूज ऑफ फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? फॉर सिंस का अर्थ होता है से, टाइम को दिखलाता है। फॉर इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के पहले तथा कितने से का उत्तर मिले, कितने से, कितने दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, कितने महीनों से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, कितने सालों से, 1 साल से, 2 साल से, कितने से का उत्तर मिले, तथा साथ ही साथ कॉमन नाउन हो जिसका आसानी से प्लूरल बनाया जा सके, उसमें लगता है। जैसे 20 मिनट से, तो कितने मिनट से, तो 20 मिनट से। अब मिनट का प्लूरल आसानी से हम लोग बनाते हैं, तो उसमें फॉर का प्रयोग। फॉर 20 मिनट्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, 2 हफ्तों से फॉर 2 वीक्स, 6 महीने से फॉर 6 मंथ्स, पिछले 5 दिनों से फॉर द लास्ट 5 डेज, बहुत देर से फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के पहले तथा कब से का उत्तर मिले, कब से, जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, 2025 से, इस तरह से उत्तर मिले, तथा साथ ही साथ प्रॉपर नाउन हो जिसका आसानी से प्लूरल न बनाया जाए।
जैसे नेम ऑफ द डेज, दिनों के नाम के पहले, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे। बिफोर द नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। बिफोर द नेम्स ऑफ ईयर्स, वर्षों के नाम के भी यानी ईस्वी सन के नाम के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। 2024 से तो सिंस 2024, 2020 से तो सिंस 2020। चौथा, घड़ी के निश्चित समय में हम लोग जो हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ क्लॉक 6 बजे से सिंस 6 o'clock, या 7 o'clock सिंस 7 o'clock 7 बजे से। इस तरह से हम लोग जो हैं घड़ी के निश्चित समय में सिंस। पांचवा पॉइंट, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, कल से सिंस यस्टरडे, और पिछले साल से सिंस लास्ट ईयर, और अपने जन्म से सिंस हिज बर्थ। इस सब में जो है सिंस का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह का ट्रांसलेशन अक्सर बोर्ड 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वह सुबह से व्यस्त है या सुबह से व्यस्त रहा है। तो देख रहे हैं कि कार्य सुबह से कार्य चालू हुआ है और अभी जो है जारी है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मेन वर्ब है नहीं, इसके साथ आईएनजी का लगाएंगे नहीं मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब है ही नहीं, वह सुबह से व्यस्त है, तो यहाँ बीजी जो है एडजेक्टिव है। तो इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव प्लस बिन, बी वाज बिन, भीथर्ड दिए, प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। जैसे वह सुबह से व्यस्त है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। और इसका पहचान है कर्ता प्लस संज्ञा या विशेषण रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, जुड़ा रहता है अक्सर। वह 2 दिनों से बीमार है या वह 2 दिनों से बीमार रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज बीन इल फॉर 2 days। सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसका पहचानने का नियम है कर्ता यानी कार्य करने वाला, सब्जेक्ट रहे, धातु यानी क्रिया रहे, तो उसके अंत में आ ई ए जुड़ा रहता है। जैसे वह पढ़ लिया, वह अपना काम समाप्त कर लिया, वह चली गई, वह स्कूल चली गई, या वे लोग चले गए। इस तरह से बाकी की क्रिया के अंत में आ ई ए जुड़ा रहता है। दूसरा, पहचान की कर्ता प्लस धातु प्लस आ था, ई थी, ए थे लगा रहता है। जैसे वह स्कूल गई थी, वह अपना काम समाप्त कर लिया था। इस तरह से जो है वाक्य की क्रिया के अंत में आ था, ई थी, ए थे लगा रहता है। दूसरा, कर्ता प्लस धातु प्लस ता था, ती थी, ते थे। जैसे वह रात में पढ़ता था, वह दिन में सोता था। इस तरह से जो है ता था, ती थी वाक्य की क्रिया के अंत में जुड़ा रहता है। और इसका रूल होता है बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह स्कूल गई थी तो इसका ट्रांसलेशन सी वेंट टू स्कूल, गो का V2 हो जाएगा, वेंट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी दे देंगे यहाँ, सी वेंट टू स्कूल। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह स्कूल नहीं गई थी तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल, निगेटिव में हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव रहे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड देंगे। इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या वह स्कूल नहीं गई थी तो यहाँ पर जो है इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड सी नॉट गो टू स्कूल। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। WH वर्ड रहे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ रहे, उसके बाद डिड देंगे प्लस सब्जेक्ट, वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तो नॉट देंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह क्यों स्कूल नहीं गई थी तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग। पहला है कि सिंपल पास्ट टेंस कहते किसको है, एन एक्शन दैट अकर्ड इन पास्ट इज केप्ट इन सिंपल पास्ट टेंस। जो कार्य भूतकाल में घटित हुआ हो उसे सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है। जैसे राहुल वेंट टू पटना ऑन सैटरडे, राहुल जो है शनिवार को पटना गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शनिवार को कार्य हो चुका भूतकाल में, तो भी यहाँ पर जो है इसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। मैं उससे मिला था या मैं उसको देखा था, आई मेट हिम या आई सॉ हिम। मैं उससे मिला था, आई मेट हिम, मैं उसको देखा था, आई सॉ हिम।
तो इस तरह से देखते हैं कि जो कार्य भूतकाल में घटित हो तो उसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। इसका ट्रिक है सिंपल पास्ट टेंस में, दूसरा ट्रिक है कि कुछ एडवर्ब से पता चल जाता है कि यह पास्ट टेंस की क्रिया है। तो यहाँ पर जैसे यस्टरडे बीता हुआ कल, एगो पहले, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट डे गत दिन, या लास्ट नाइट पिछले रात को, गत रात्रि को, आर केप्ट इन सिंपल पास्ट टेंस। इस सब एडवर्ब रहने पर अक्सर प्राय सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है जब कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया हो। जैसे पहला है कि सी डॉट टू सी मी लास्ट नाइट, वह गत रात्रि को मुझसे मिलने आया था। तो यहाँ लास्ट नाइट लगा हुआ है, लास्ट नाइट लगा हुआ है यानी सिंपल पास्ट टेंस का यह वाक्य है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 यानी बी ऑप्शन सही होगा, केम। दूसरा सेंटेंस, द थीप डॉट इनटू माय हाउस 2 years एगो। एगो लगा हुआ एडवर्ब, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कि चोर जो है 2 साल पहले मेरे घर में जबरदस्ती प्रवेश कर गया था, घुस गया था। तो यहाँ पर जो है दूसरा में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एगो लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2, ब्रेक इनटू का V2 ब्रोक इनटू, फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक इनटू माने होता है इंटर बाय फोर्स यानी बलपूर्वक प्रवेश करना। तो यहाँ पर ब्रोक इनटू होगा। तीसरा सेंटेंस, आई डॉट हिम 2 years एगो। एगो लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लस V2, आई मेट हिम 2 years एगो, मैं 2 साल पहले उससे मिला था। चौथा सेंटेंस, आई डॉट हिम यस्टरडे यानी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, मैंने उसको देखा था कल, मैं कल उसको देखा था। तो यहाँ पर सॉ यानी सॉ, यहाँ पर V2, सी माने देखना, सॉ जो है V2 हो जाएगा। पांचवा सेंटेंस, ही डॉट हिज विलेज लास्ट ईयर, वह पिछले साल ही अपना गांव छोड़ दी थी, चली गई थी वहाँ से। तो यहाँ पर लीव माने छोड़ना, रवाना होना, तो यहाँ लेफ्ट होगा यहाँ पर। और LIVE लिव रहे तो उसका V2 होता है लिव्ड, और लिव LEAV लिव माने छोड़ना, तो यहाँ पर इसका V2 हो जाएगा लेफ्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, ETC कैन बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस विथ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। अगर वाक्य में ये ऑलवेज एडवर्ब आया हो, नेवर एडवर्ब आया हो, सेल्डम आया हो, रेयरली आया हो, ऑफन आया हो, तो इस सब को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। कब? जब यह किसी के भूतकाल की आदत को बतलाए, जैसे वह हमेशा देर से आता था। तो इसका जो ही ऑलवेज केम लेट सिंपल पास्ट टेंस में बना। क्यों? क्योंकि यह भूतकाल की किसी की आदत को बतला रहा है, जैसे वह कभी नहीं झूठ बोलती थी। तो सी नेवर टोल्ड अ लाई, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। टाइम एंड टेंस में छठा पॉइंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है? पास्ट माने भूतकाल और कंटिन्यू माने जारी रहना, यानी जो कार्य भूतकाल में कोई कार्य जारी हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है, जिसका डेफिनेशन होता है पास्ट कंटिन्यूड एक्शन इज केप्ट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो कार्य पास्ट में कंटिन्यू हो, जारी हो, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह सो रहा था तो ही वाज स्लीपिंग, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। पहचानने का नियम है कि कर्ता प्लस धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे अक्सर जुड़ा रहता है वाक्य के क्रिया के अंत में। रहा था, रही थी, रहे थे, कर्ता माने कार्य करने वाला, धातु माने क्रिया, और उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा रहेगा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था तो सब्जेक्ट कर्ता यहाँ पर वह है, क्रिकेट खेलने का काम वह कर रहा है तो कर्ता वह हो गया, और खेलना जो है वर्ब है, और उसमें जो है धातु है, क्रिया है, रहा था, रही थी जुड़ा रहता है। इसका बनाने का नियम है, इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो वाज किसके साथ लगाते हैं? तो उसी प्रकार से आई, ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ वाज लगाते हैं, और बाकी वी, यू, दे प्लूरल नेम बाकी सभी के साथ वर लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह मेरी मदद नहीं कर रही थी तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी वाज नॉट हेल्पिंग मी।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस, पहला यस नो क्वेश्चन जिसका हाँ ना में उत्तर दिया जा सके, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहे वाक्य में तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुम्हारी माँ खाना नहीं बना रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज योर मदर नॉट कुकिंग फूड। और दूसरा WH वर्ड रहे, व्हाट वाई वेन वेयर हु हाउ रहे, तो उसके बाद WH वाज या वर देंगे प्लस सब्जेक्ट, वाक्य में नॉट रहे तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह घर पर क्या कर रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट वाज सी डूइंग एट होम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस पॉइंट को समझते हैं कि जब भूतकाल में कोई कार्य हुआ हो और उसके पहले कोई दूसरा कार्य जारी हो, तो पहले से जारी रहने वाले कार्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। जब शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश किए तो विद्यार्थीगण हल्ला कर रहे थे। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जब शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश किए, भूतकाल में कोई कार्य हो रहा है, भूतकाल में कोई कार्य हुआ शिक्षक का क्लासरूम में प्रवेश करने का, पहले से कौन सा कार्य जारी था, विद्यार्थी हल्ला कर रहे थे, तो पहले से जो कार्य जारी था उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो भूतकाल में कार्य हुआ तो उसको तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करवे करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जब शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश किए तो विद्यार्थीगण हल्ला कर रहे थे, व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। दूसरा कि माय चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे बच्चे जो है अपना होमवर्क कर रहे थे। तो इस तरह से जो है दूसरा सेंटेंस में कि जब मैं घर पहुंचा था तो मेरे बच्चे जो है अपना होमवर्क कर रहे थे। तो पहले से कौन सा कार्य जारी था, बच्चा का होमवर्क करना, तो उसका ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। चौथा पॉइंट कि जब भूतकाल में दो कार्य एक साथ समाप्त हो तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा दोनों वाक्यों को व्हाइल से जोड़ा जाता है। जब भूतकाल में दो कार्य एक साथ समाप्त हो तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तथा वाक्यों को व्हाइल से जोड़ते हैं। जैसे जब मेरी बेटी खेलती थी तब मैं काम करता था, तो व्हाइल माई डॉटर प्लेड और आई वर्कड, दो काम एक साथ जारी है, मेरे बेटी का खेलना और मैं काम करता था, तो दोनों एक साथ काम जो है समाप्त हो रहा है। जब मेरी बेटी खेलती थी मैं काम करता था, या जब वह खाना बनाती थी मैं किताब लिखता था, जब वे लोग खेलते थे तो हम लोग पढ़ते थे। तो इस तरह से रहे कि जब दो कार्य एक साथ भूतकाल में समाप्त हो तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और दोनों सेंटेंस को व्हाइल से जोड़ते हैं। परंतु जब भूतकाल में दो कार्य एक साथ जारी हो तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे तथा दोनों वाक्यों को व्हाइल से जोड़ते हैं। जैसे जब वर्षा हो रही थी मैं खेल रहा था, वर्षा हो रही थी मैं खेल रहा था, तो दोनों एक साथ काम जारी है, तो जारी कार्य रहे तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। व्हाइल इट वाज रेनिंग आई वाज प्लेइंग। और जब दो कार्य एक साथ समाप्त हो तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, दोनों सेंटेंस को व्हाइल से ही जोड़ते हैं। तो दूसरा व्हाइल आई वाज कुकिंग फूड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, जब मैं खाना बना रहा था तो वह जो है गाना गा रहा था। तो दो कार्य एक साथ जारी है, दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे तथा व्हाइल का प्रयोग करते हैं। व्हाइल और व्हेन दोनों का अर्थ होता है जब, लेकिन व्हाइल का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों कार्य एक साथ जारी हो और या दोनों कार्य एक साथ समाप्त हो। व्हेन का प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य जारी हो, तब अक्सर व्हेन का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम है कि कर्ता यानी कार्य करने वाला धातु एक कर्ता यानी सब्जेक्ट रहे, धातु क्रिया रहे, चुका था चुकी थी चुके थे रहे, वह पढ़ चुका था, वह खेल चुका था, वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी, इस तरह का सेंटेंस रहता है। दूसरा में कर्ता प्लस धातु प्लस आथा ई थी ये थे, कर्ता यानी कार्य करने वाला धातु क्रिया आथा ई थी ये थे जुड़ा रहता है। इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतर प्लस सब्जेक्ट, वह खा चुका था ही हैड ईटेन, और निगेटिव्स वह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट, वह नहीं खा चुका था तो ही हैड नॉट ईटन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला यस नो क्वेश्चन, इसका बनाने का नियम हो जाएगा कि हैड प्लस सब्जेक्ट, वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो नॉट देंगे प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से
इसका बनाने का स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको है, प्रयोग कहाँ पर करते हैं? द पास्ट कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट इज केप्ट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि भूतकाल की कोई दूसरा कार्य समाप्त होने के पहले कोई कार्य पूरा हो गया हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इसका प्रयोग सिंगल सेंटेंस में नहीं किया जाता। यह अपने साथ एक अतिरिक्त वाक्य को लेकर आता है, एक और वाक्य को लेकर आएगा। जब भूतकाल में दो कार्य घटित हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट परफेक्ट तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट। यानी जो पहले काम होगा उसको साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर माने पहले, और बाद में जो कार्य समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे वर्षा होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो है दो कार्य हो रहा है, वर्षा का होना, फसल का बर्बाद होना। तो जो पहले कार्य हो रहा है कि वर्षा होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुके थे, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करेंगे जो पहले कार्य होगा। फसल बर्बाद हो चुके थे, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर का आना रोगी का मरना दो कार्य हो रहा है, तो जो पहले कार्य होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस सब्जेक्ट। आफ्टर माने होता है के बाद, कोई कार्य करने के बाद, तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट और पहले वाला पास्ट परफेक्ट टेंस। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, पहले कौन कार्य हो रहा है, डॉक्टर के आना, तब रोगी मरा था, तो द पेशेंट डाइड, डाई माने मरना, तो यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू देंगे। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। तीसरा सब्जेक्ट प्लस वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस सब्जेक्ट। वेन का अर्थ होता है जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन खुल चुकी थी, तो इसका बनेगा कि वेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इसमें वेन जब लगा रहे तो जीव का त्यों सेंटेंस रखेंगे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, वेन आई रीच्ड द स्टेशन, आज ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस में दूसरा पॉइंट है, कहीं कहीं देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग कर दिया है। क्यों? तो जब भूतकाल में दो कार्य हुए हों और दोनों कार्यों के बीच का समयांतराल बहुत कम हो, या जो है जिसे यह पता नहीं चलता है कि कौन कार्य पहले समाप्त हुआ, तो वैसे सेंटेंस में जो है दोनों सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी दो कार्य भूतकाल में हुए हों, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ हो, दोनों कार्यों के बीच जो है इतना कम समय अंतराल हो कि पता न चले कि एक कार्य की समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य हुआ, तो ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब मैं उसे पीटा तब वह मुझे गाली देने लगा, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन कार्य पहले समाप्त हुआ, तो ऐसे सेंटेंस में दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई बीट हिम ही बिगैन टू अब्यूज मी। दूसरा कि When I began to teach him, he began to listen carefully. जब मैं उसे पढ़ाने लगा तो वह मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगा। तीसरा, खाने के पहले उसने हाथ धोया, तो दोनों कार्यों के बीच समयांतराल बहुत कम है, तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। He washed his mouth before he ate. पास्ट परफेक्ट टेंस में तीसरा पॉइंट पहले ही बता चुके थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस प्रायः सिंगल सेंटेंस में नहीं आता है, यह अपने साथ एक अतिरिक्त वाक्यों को लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द कुछ सेंटेंस होता है जैसे वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था, एक ही सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन इसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्यों? तो जैसे यहाँ पर कहा जाए कि ऐसे वाक्यों जिनके दो भाग स्पष्टतः नहीं दिखते, दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका था, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे वह पहले ही अपना काम समाप्त कर ली थी, वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुकी थी, तो यहाँ पर जो है एक ही सेंटेंस है लेकिन एक दूसरा भाग जो है अंडरस्टूड है, दूसरा कार्य समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक कार्य और कुछ कार्य होने के पहले जो है वह अपना काम समाप्त कर ली थी।
जैसे दूसरा सेंटेंस है कि ही हैड ऑलरेडी बाउट हिज टिकट, वह पहले ही अपना टिकट कटा लिया था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि या तो टिकट महंगा होने के पहले या तो टिकट ख़त्म होने के पहले। तो इस तरह से एक दूसरा वाक्य अंडरस्टूड समझा जाता है कि इसमें एक और दूसरा वाक्य छिपा हुआ है। तो ऐसे वाक्य में सिंगल सेंटेंस रहने पर भी उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो तीसरा कि रवि हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर, रवि बहुत पहले ही अपना घर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक दूसरा वाक्य अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। चौथा पॉइंट पास्ट परफेक्ट टेंस में कि यदि भूतकाल में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई पर पूरा न हुआ, तो इस स्थिति में सारे वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। होप माने आशा करना, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, थिंक माने सोचना, वांट माने चाहना, इंटेंड माने इरादा रखना, सपोज माने मानना। तो यहाँ पर जो है इस वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य जो भूतकाल में उम्मीद की गई थी परंतु वह घटित न हुआ हो। जैसे पहला, आई हैड होप्ड दैट ही वुड हेल्प मी, मैं उम्मीद किया था कि वह मेरी मदद करेगा परंतु वह किया नहीं। तो उम्मीद के मुताबिक कार्य न हुआ, तो ऐसे वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल, वह मुझसे मिलना चाहा था परंतु दुर्भाग्यवश वह बीमार पड़ गया। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि कार्य को उम्मीद किया गया था करने का लेकिन वह कार्य घटित न हुआ हो। तो ऐसे वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट माने होता है भूतकाल, परफेक्ट माने निश्चित, कंटिन्यूअस माने जारी रहना। यानी इसका डेफिनेशन है कि पास्ट कंटिन्यूड एक्शन फॉर सम मेंशन टाइम इज केप्ट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो कार्य भूतकाल में जो है एक उल्लेखित समय से जारी हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह 2 वर्षों से यहाँ काम कर रहा था, तो वह खाली अगर रहे कि वह काम कर रहा था तो ही वाज वर्किंग, लेकिन टाइम दे देवे तो उसका अनुवाद जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। दूसरा सेंटेंस कि अगर कहें कि मिस्टर नीतीश कुमार 2005 से बिहार पर शासन कर रहे थे, तो यहाँ पर भी जो है देख रहे हैं कि कार्य 2005 से स्टार्ट हुआ परंतु अब जो है वह कार्य जारी नहीं, यानी कर रहे थे। तो मिस्टर नीतीश कुमार हैड बीन रूलिंग ओवर बिहार सिंस 2005। अगर जो है रहता कि मिस्टर नीतीश कुमार बिहार पर 2005 से शासन कर रहे हैं तो यहाँ पर जेन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं, लेकिन कर रहे थे तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका अनुवाद बनेगा। पहचानने का नियम है कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे, ते रहे। जैसे वह यहाँ काम करती रही थी, वह पढ़ता रहा था, तो इस तरह से पहचानने का नियम है। दूसरा, जब वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे तथा साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ टाइम रहे, जैसे 10 बजे से 2018 से 10 दिनों से इत्यादि रहे, तब उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। और इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। जैसे वह 4 वर्षों से पटना में रह रहा था तो इसका बनेगा ही हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 4 years। निगेटिव में नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन जिसको हाँ ना में जवाब दिया जा सके, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य में नॉट रहे तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या, वह 6 महीने से तुम्हारी मदद कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड ही नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 6 months। और दूसरा WH वर्ड रहे, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ रहे तो है, उसके बाद हैड देंगे प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। जैसे आप लोग 2010 से पटना में क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन पटना सिंस 2010। सिंपल फ्यूचर टेंस जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसका पहचान है कि कर्ता प्लस धातु प्लस गा गेगी। कर्ता यानी कार्य करने वाला, सब्जेक्ट रहे, धातु यानी क्रिया रहे, उसके अंत में गा गेगी जुड़ा रहता है। इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। जैसे वह मेरी मदद करेगा तो ही विल हेल्प मी। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब, वह कार नहीं खरीदेगा, ही विल नॉट बाई अ कार। इंट्रोगेटिव में
पहला यस नो क्वेश्चन जिसका हाँ ना में जवाब मिले, शैल या विल देंगे, प्लस सब्जेक्ट नॉट रहे वाक्य में तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा विल यू हेल्प मी। और दूसरा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, वाक्य में नॉट रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम कल क्या करोगे, तो WH वर्ड देंगे व्हाट विल यू डू टुमारो। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग, सिंपल फ्यूचर टेंस कहते किसको है, तो एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर इज केप्ट इन सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी जो कोई कार्य भविष्य में घटित हुआ हो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में रखा जाता है। जैसे तुम कल कॉलेज जाओगे तो यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। जैसे रहे कि मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, तो आई शैल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। इसका ट्रांसलेशन, तो जो फ्यूचर में कार्य, भविष्य में कार्य घटित होने वाला हो उसका अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। दूसरा आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर वाक्य से सर्टेनिटी, निश्चितता, प्रॉमिस, वादा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, थ्रेटन, धमकी का बोध हो तो आई बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई एम श्योर दैट आई विल पास द एग्जाम, मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा पास करूंगा, तो यहाँ पर सर्टेनिटी, निश्चितता का बोध करा रहा है, आई बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। दूसरा आई विल डू नेवर चीट यू अगेन, मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तो यहाँ पर प्रॉमिस, वादा का दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आई बी के साथ विल लगाएंगे। और हम लोग इस काम को अवश्य पूरा करेंगे, वी विल डू दिस वर्क, तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आई वी के साथ विल देंगे। और चौथा धमकी को दर्शा रहा है कि इफ़ यू अब्यूज मी आई विल किल यू, अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो यहाँ पर आई वी के साथ विल लगाएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस का चौथा पॉइंट कि टुमारो रहे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक रहे, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जब जैसे माई, पहला क्वेश्चन है कि माई ब्रदर डॉट 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 बी 20 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल मेरा भाई जो है 20 वर्ष का हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 यानी यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है दे डॉट 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 गो टू कॉलेज टुमारो, वे लोग कल कॉलेज जाएंगे, तो यहाँ पर टुमारो लगा हुआ है यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है, यानी यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो पिछले वीडियो में बता चुके थे कि यहाँ पर जो है टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई कार्य भविष्य में 99% तक निश्चित हो। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो यह पहले से निर्धारित हो चुका है, प्री प्लान्ड है, तो यानी इसमें जब कार्य 99% निश्चित हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाएंगे। तो जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य 50% कार्य निश्चित हो तो उसमें जो है, जैसे वह कल घर जा रही है, तो शी इज गोइंग होम टुमारो। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस भी आता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन है वो सही सुटेबल देखकर उसको भरेंगे। पांचवा पॉइंट सिंपल फ्यूचर टेंस में कि द रिपीटेशन ऑफ शैल या विल इज अवॉइडेड इन अ कंडीशनल सेंटेंस, इट इज रिप्लेस्ड बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस में शैल या विल जो है उसका रिपीट दोहराया नहीं जाता है, इसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके इसको रखा जाता है। तो याद रहे कि किसी भी वाक्य में 2 बार शैल या विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य के जिस भाग में इफ रहे, व्हेन रहे, अनलेस रहे, अनटिल या टिल रहे, तो उस भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा बाद वाले में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जिससे कंडीशन यानी शर्त का बोध हो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और बाद वाले में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि अगर वर्षा होगी तो तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ कंडीशन हो गया कि अगर वर्षा होगी तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो कंडीशन जिससे जुड़ जाए उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो कंडीशन जुड़ा है
तो इफ लगा है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाद वाला में सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो वह परीक्षा पास नहीं करेगा। तो यानी इस कंडीशन जुड़ा है कि अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो वह परीक्षा पास नहीं करेगा। तो जो कंडीशन जुड़ा रहा है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जाम। दूसरा, इसको बना सकते हैं अनलेस के थ्रू। अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, अगर नहीं। इफ माने होता है यदि अगर, अनलेस माने अगर नहीं। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जाम भी बना सकते हैं। तीसरा, कि जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो अंटिल सी कम्स। जब तक वह नहीं आएगी, कंडीशन जुड़ाएगी, जब तक वह नहीं आएगी। अंटिल जिससे जुड़ जाए, इफ जिससे जुड़ जाए, अनलेस जिससे जुड़ जाए, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस और बाद वाला में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन दर्शा रहा है कि जब तक वह नहीं आएगी, अंटिल सी कम्स आई विल नॉट गो। चौथा सेंटेंस है कि आई विल बाई अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस डॉट डॉट डाउन। जब कीमत घटेगी तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो कंडीशन जुड़ा है कि जब कीमत घटेगी तब। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हमको क्या हो जाएगा, कम या विल कम या कम्स या नन। यहाँ पर द प्राइस सिंगुलर है तो यहाँ कम्स डाउन। व्हेन जुड़ा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे 5वां है कि इफ ही डॉट 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 मी आई विल हेल्प हिम। अगर वह मेरी मदद करेगा तो मैं भी उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर जो है इफ जुड़ा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के साथ, सी ऑप्शन सही होगा। और छठा में व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स डॉट 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 ग्रो। जब वर्षा होगी तो पौधे उगेंगे। तो यहाँ पर भी जो है कंडीशन जुड़ा हुआ है जिससे सिंपल प्रेजेंट टेंस और बाद वाला में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 यानी विल यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट कहता है कि टू शो अ सजेशन प्लस प्रिकॉशन विथ एल्स। एल्स के साथ, सुझाव के साथ साथ सावधानियां बरतने में, दिखलाने में उसके साथ शैल या विल का प्रयोग, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। सजेशन प्लस एल्स, एल्स का अर्थ होता है अगर नहीं, नहीं तो, अन्यथा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रन फास्ट, तेजी से दौड़ो, अन्यथा जो है नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर सावधान कर रहे हैं, सावधानियाँ सुझाव दे रहे हैं, साथ ही साथ यह प्रिकॉशन सावधान कर रहे हैं कि अगर नहीं तेजी से दौड़ा तो ट्रेन जो है तुम्हारी मिस कर जाएगी, छूट जाएगी। तो एल्स के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है कर्ता प्लस धातु प्लस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। वह पढ़ चुकेगा, वह अपना काम समाप्त कर चुकेगा, वह अपना खाना बना चुकेगी। तो इस तरह से वाक्य देखने को मिलता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट। वह इस काम को पूरा कर चुकेगा तो ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहे वाक्य में तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस हैव प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में नॉट रहे तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसको है ये भी जान लेते हैं। फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने निश्चित, यानी an action that is to be completed by oblique before a certain deadline in future is kept in future perfect tense। यानी जब कोई कार्य एक निश्चित समय सीमा तक या एक निश्चित समय सीमा के पहले समाप्त किया जाने वाला हो, पूरा किया जाने वाला भविष्य में, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। यानी भविष्य में जब कोई कार्य एक निर्धारित समय में समाप्त होने को दर्शाए उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह कल तक यहाँ पहुँच चुकेगा, या ट्रेन 9 बजे तक खुल चुकेगी, या मैं इस महीने के अंत तक टाइम एंड टेंस खत्म कर चुकूँगा। तो इस तरह से जो है जब कोई कार्य भविष्य में निर्धारित किया जाए तब उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे बारात जो है रात 8 बजे तक जो है पहुंच चुकेगी, तो इस तरह से जो है पहले कार्य निर्धारित किया जाए भविष्य में कोई कार्य पहले निर्धारित कर दिया जाए, तब जो है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है।
इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट बाई ऑब्लिक बिफोर प्लस टाइम। बाई का अर्थ होता है तक और बिफोर का अर्थ होता है पहले। जैसे पहला सेंटेंस है कि सोमवार तक मैं यह काम पूरा कर लूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई मंडे। मैं सोमवार तक इस काम को समाप्त कर लूँगा, पूरा कर लूँगा। तो यानी आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाई मंडे। दूसरा, इस महीने के अंत तक वह इस उपन्यास को लिख चुकेगा, तो ही विल हैव रिटन दिस नोवेल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तीसरा, ट्रेन 9 बजे के पहले पहुंच चुकेगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर 9 o'clock। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दूसरा पॉइंट कि जब भविष्य में दो कार्य हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो पहले कार्य भविष्य में समाप्त होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बाद में जो समाप्त होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके आने के पहले हम लोग इस काम को पूरा कर चुकेंगे, तो पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इस काम को पूरा कर चुकेंगे, पहले कार्य हो रहा है। तो वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर ही कम्स, बाद वाला में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। वर्षा होने से पहले पौधे मर चुकेंगे या सूख चुके होंगे, तो द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। जो पहले कार्य होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य में और बाद में होगा उस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तीसरा पॉइंट कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग लाइक्लीहुड यानी संभावना और इन्फेरेंस यानी अनुमान को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे तुमने खान सर का नाम सुना होगा, तो इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके बना सकते हैं इसका यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ खान सर, या शायद तुम गीता पढ़े होगे यू विल हैव रेड द गीता, या शायद वह मदर इंडिया फिल्म देखा होगा तो ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म मदर इंडिया। तो जब कोई कार्य है ना भविष्य में जो है संभावना या अनुमान व्यक्त करना हो तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक बात का याद रखें कि इन वाक्यों में विल की जगह मस्ट का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद तुम सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट पॉइंट कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस माने भविष्य, फ्यूचर माने भविष्य, कंटिन्यू माने जारी रहना। जो भविष्य में कार्य जारी रहे उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहेगा, वह यहाँ काम करती रहेगी, इस तरह का वाक्य इसमें रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने निश्चित, कंटिन्यूअस माने जारी रहना। यानी भविष्य में कोई कार्य जारी रहे परंतु एक टाइम दिया रहे, टाइम का जिक्र रहे। जैसे वह कल से यहाँ काम करती रहेगी, यानी टाइम दे दिया यानी निश्चित कर दिया गया, तब उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका डिफिनीशन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन दैट इज होप्ड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर इज केप्ट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब कोई कार्य वर्तमान में जारी हो और आशा किया जाता है कि वह भविष्य में भी जारी रहेगा, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह कड़ी मेहनत करती रहेगी तो सी विल बी वर्किंग हार्ड, वह गाती रहेगी तो सी विल बी सिंगिंग, इस तरह का ट्रांसलेशन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड इज होप्ड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर इज केप्ट इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कोई कार्य भविष्य में आरंभ हुआ हो, शुरू हुआ हो, परंतु आशा किया जाता है कि भविष्य में वह जारी रहे, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह 2027 से कड़ी मेहनत करती रहेगी तो सी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फ्रॉम 2027। इसमें फॉर या सिंस की जगह फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य जो है 2027 से फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन, अलगाव या जुदाई में करते हैं। तो यहाँ पर जो है 2027 से काम चालू होगी, उसके बाद 2028, 2029 जारी रहेगी। तो इस तरह से जो है लगाव के लिए हम लोग फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। वह सुबह से गाती रहेगी तो सी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वह सुबह से गाती रहेगी तो सी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम
मॉर्निंग, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों का पहचान क्या है? तो पहचान है कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहे। कर्ता माने सब्जेक्ट, कार्य करने वाला, धातु यानी क्रिया, उसके अंत में ता रहेगा। वह पढ़ता रहेगा, वह काम करती रहेगी, वह उपन्यास लिखती रहेगी, इस तरह का वाक्य रहता है इसमें। और इसका स्ट्रक्चर बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेलता रहेगा तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका एथी हो जाएगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कि जब वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहे तथा साथ ही साथ फ्यूचर से संबंधित टाइम दिया रहे, जैसे अगले साल से, 2027 से इत्यादि रहे, तब उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे सोमवार से मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा तो इसका बन जाएगा आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मंडे।